जब किसी भी बच्चे की मौत होती है तो सच में उसके परिवार के लिए वो टाइम बहुत ही दर्द भरा होता है, और उससे भी ज्यादा दर्द तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उनके बच्चे का कत्ल किया गया हो। सच में परिवार वालों के लिए ये दर्दनाक टाइम कितना मुश्किल से गुजरता है, ये बात तो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था एक लड़की के साथ। इस लड़की को जानबूझकर मार दिया गया। इस टाइम पर हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। परिवार वालों के लिए कितना दर्द भरा टाइम होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बच्ची अब मर चुकी है और कातिल यहाँ पर एकदम आजाद घूम रहा है। आज का ये केस 17 साल की लड़की के बारे में है जिसका मर्डरर 14 सालों तक अपनी सजा से भागता रहा। आखिर ये मर्डरर था कौन? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां पुलिस वाले भी कर बैठे थे कि सच में आपको भी देखकर बहुत हैरानी होगी और आप भी गुस्से से उमड़ पड़ेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, सच में ये केस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। अगर आप इसे देख पाए तो ही देखिएगा, वरना आप यहाँ से इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और जाकर आप मेरी कोई और वीडियो देख सकते हैं। ये केस है जेसिका डिसॉन के बारे में। इस केस को शुरू करने से पहले मेरा नाम है करुण, आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की चौंका देने वाली स्टोरी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। कमेंट में पिक मी लिखना मत भूलिएगा, जी हाँ, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। जेसिका डिसॉन का जन्म 2 मई 1982 को अमेरिका में केंटकी के शेपर्ड्सविल नाम की जगह पर हुई। उस टाइम पर शेपर्ड्सविल में सिर्फ 6000 लोग ही रहा करते थे। जी हाँ, ये बहुत ही छोटा शहर था। हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को जानता था। ये शहर एकदम सुकून से जी रहा था। यहाँ पर लोग अक्सर अपने घर के गेट को या फिर गाड़ियों को लॉक नहीं किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम था। जेसिका डिसॉन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसकी फैमिली में इसके 2 छोटे भाई और माता पिता थे। इसकी माँ का नाम एडना और पिता का नाम माइक था। और जेसिका के 2 भाई, एक का नाम क्रिस्टोफर और दूसरे का नाम माइकल जूनियर था। जेसिका एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की थी, साथ ही अपने परिवार वालों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और अपने छोटे भाइयों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आया करती थी। डिसॉन फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनमें से कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जेसिका के बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। उसके पिता का कहना यह था कि जेसिका बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लड़की थी। वो अपने सभी काम खुद ही कर लिया करती थी। स्कूल में कई क्लब्स की मेंबर थी, लीडरशिप क्लब की प्रेसिडेंट मेंबर भी थी। जेसिका अपने हाई स्कूल को खत्म करके कुलिनरी स्कूल में जाना चाहती थी, मतलब कि वो शेफ बनकर किसी बड़े इलाके में जाकर वो अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। 16 साल की उम्र में ही वो एक पार्ट टाइम जॉब हार्डीज में कर रही थी और जेसिका ने अपने पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने एक पॉन्टियाक कार खरीदी। रोज घर से लेकर वो अपने हाई स्कूल तक 15 मिनट का रास्ता तय करके अपनी गाड़ी में जाया करती थी। हाल ही में उसके स्कूल के ही एक लड़के ने उसे डेट पर भी इनवाइट किया। वो अपने इस नए बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी। 10 सितंबर 1999 के दिन जेसिका सुबह 4:30 बजे उठी और अपने परिवार वालों के लिए, सभी के लिए नाश्ता बनाया और सबका टिफिन पैक किया और अपने दोनों भाइयों को स्कूल भेजने के लिए रेडी किया। इसकी माँ डे केयर में काम किया करती थी। वो रोजाना 6 बजे घर से निकल जाया करती थी। रूटीन के मुताबिक 6:30 बजे माइक यानी कि उसके पिता काम पर चले जाते थे और दोनों लड़कों की बस 6:45 बजे यानी कि 6:45 पर अपनी बस में बैठकर स्कूल पहुंच जाते थे। जेसिका को सुबह आखिर टाइम तक उसे सोना बहुत ज्यादा पसंद आता था, इसीलिए सभी लोग अपनी जॉब पर चले जाया करते थे, छोटे भाई स्कूल चले जाया करते थे और जेसिका आराम से सोया करती थी। तो इसीलिए कोई भी उसके परिवार में उसे उठाता नहीं था। जेसिका अपना खुद अलार्म लगाकर उठ जाया करती थी और 7:15 बजे वो अपनी गाड़ी लेकर हाई स्कूल पहुंच जाया करती थी। उस दिन दोपहर के 1:30 बजे एडना काम करके घर लौटती है और उसने जेसिका की गाड़ी अपने ही घर के बाहर खड़े देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गई। जेसिका का स्कूल तो 2:30 बजे खत्म होता था और जेसिका कभी अपने स्कूल से ना तो छुट्टी लेती थी और ना ही वो कभी स्कूल से जल्दी आया करती थी। वो सीधा अपने टाइम पर ही घर वापस आया करती थी। तो उसकी माँ ने ये सोचा या तो जेसिका सुबह लेट उठी होगी या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए शायद वो आज घर पर ही है। जब एडना अपने घर में घुसी उसने जेसिका को देखा। जेसिका के बेडरूम में गई लेकिन पूरे घर में जेसिका कहीं भी नहीं मिली।
एडना अपने पति माइक को फोन करती है और फिर उससे पूछती हैं, क्या तुमने जेसिका को आज स्कूल में ड्रॉप किया है? तो उसके पति ने साफ मना कर दिया, नहीं। जब वो घर से निकला था तब जेसिका अपने कमरे में सो रही थी। एडना जेसिका के स्कूल में फोन करती है और जेसिका के बारे में पूछती है। स्कूल के ऑफिस के लोग कहते हैं कि जेसिका तो आज स्कूल में आई ही नहीं। ये बात सुनकर एडना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी को उठाती है और गाड़ी में देखने के लिए जाती है कि जेसिका गाड़ी में तो नहीं। जब वो गाड़ी में गई उसे 3 चीजें गाड़ी में दिखाई दी, जिसे देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सब क्या पड़ा है और जेसिका कहाँ पर है। जब उसने गाड़ी को ओपन किया तो उसने देखा गाड़ी की सीट पर जेसिका का पर्स, उसका फोन और सीट के नीचे उसका एक जूता पड़ा हुआ था। आप ये भूलना मत, ये 1999 का केस है। जी हाँ, उस टाइम पर सेल फोन आपको भी पता है कैसे ही होते थे। जब जेसिका की माँ ने उसका फोन उठाया और उसके फोन पर 91 टाइप किया हुआ था, इससे साफ पता चल रहा था कि जेसिका 911 पर कॉल करना चाह रही थी, लेकिन वो कॉल कर नहीं पाई। जेसिका के पिता भी अब यहाँ पर अपनी जॉब से घर आ चुके थे और दोनों मिलकर जेसिका के स्कूल और हार्डीज में गए जेसिका का पता करने। आसपास के शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि जेसिका के बॉयफ्रेंड के घर भी जेसिका को ढूंढने के लिए गए, लेकिन जेसिका उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। आखिरकार यहाँ पर अब शाम हो चुकी थी, लेकिन जेसिका का कुछ भी अता पता नहीं था। तो उसके माता पिता दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हो चुका है, उनकी लड़की नहीं मिल रही, तब उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। जब जेसिका के माता पिता ने दोबारा कॉल किया कुछ देर बाद, तब उन्होंने एक अनाड़ी पुलिस ऑफिसर को भेज दिया। जी हाँ, उसका नाम था डेप्यूटी ग्रीनवेल। डेप्यूटी ग्रीनवेल जब जेसिका के घर पहुंचा, उसने सारी चीजों का ब्यौरा लिया। फिर ग्रीनवेल ने जेसिका के पिता से हमदर्दी से पूछताछ की। तब वो कहता है कि ये तो साफ किडनैपिंग का केस लग रहा है। डेप्यूटी ग्रीनवेल सीनियर डिटेक्टिव चार्ल्स मैन को फोन करता है और उन्हें बुलाने के लिए कहता है ताकि यहाँ की तहकीकात हो सके। यहाँ पर अब रात हो चुकी थी और डिटेक्टिव की यहाँ पर ड्यूटी खत्म होने वाली थी, तो उसने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जवान लड़की है, यहीं कहीं आसपास होगी, अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई होगी या घर से कहीं भाग गई होगी। उसने ये भी कहा कि जेसिका के पिता को अगले दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कह दो और तुम भी अपने घर जाओ। यहाँ पर अब अगला दिन आ चुका था, यानी कि 11 सितंबर 1999। अगले दिन सुबह के 6 बजे एडना और माइक पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। यहाँ पर अब डिटेक्टिव्स की एक टीम डिशॉन फैमिली के घर भेजी जाती है। डिटेक्टिव की पूरी टीम घर की और गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सभी ने एक बेवकूफी उन्होंने ये की कि जब वो पूरी गाड़ी की तलाशी ले रहे थे, इधर उधर से जो एविडेंस थे उसे ले रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कोई ग्लव्स नहीं पहन रखा था, लेकिन जो फोन पड़ा था, पर्स पड़ा था और जो उसका जूता पड़ा था, वो ऐसे ही उठा कर देख रहे थे। ये सच में ही एक मूर्खता वाली बात थी इन डिटेक्टिव्स के लिए। ना ही वो इस गाड़ी को एविडेंस के तौर पर अपने साथ ले गए, उन्होंने वो गाड़ी वहीं पर ही छोड़ दी और कई दिनों तक वो गाड़ी वहीं पर ही खड़ी रही। कई दिनों तक ऐसे ही गाड़ी खुली रहने के कारण यहाँ पर उसके पड़ोसी, उसके जो भी परिवार वाले थे, उन सबके हाथ, उनके फिंगरप्रिंट्स अब इस गाड़ी पर लग चुके थे। यहाँ तक कि एक टीवी रिपोर्टर भी इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती हैं। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर बैठकर। इस गाड़ी में अगर कोई भी क्राइम सीन के एविडेंस मौजूद थे, उन सभी एविडेंस का ये लोग तहस नहस कर चुके थे। 13 सितंबर 1999। अब यहाँ पर ये पुलिस इस केस को संभाल ही नहीं पाई, तो ये केस यहाँ पर अब FBI के पास चला जाता है। FBI के लोग अब यहाँ पर डिसॉन फैमिली के घर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस गाड़ी के ऊपर 30 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स FBI को मिले और ये सारे फिंगरप्रिंट्स या तो उसके परिवार वालों के थे, या फिर उनके अड़ोसी पड़ोसियों के थे, या फिर उस रिपोर्टर के थे जिसने गाड़ी में बैठकर लाइव ब्रॉडकास्ट की थी। यहाँ पर उस किडनैपर का, जिसने जेसिका का किडनैप किया था, उसका कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। ये फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ भी मैच नहीं किए गए। कुछ टाइम बाद FBI ने हेलीकॉप्टर्स और वॉलंटियर टीम्स को जेसिका को ढूंढने के लिए भेजा।
जेसिका की गुमशुदगी के पोस्टर भी अब लगा दिए गए थे। जेसिका या फिर उसके किडनैपर को ढूंढने के लिए इन्होंने $18,000 का इनाम भी रखा था। माइक डिशॉन और उसका भाई स्टैनली डिशॉन, जो कि जेसिका का चाचा था, अपने दोस्तों के साथ करीब के सॉल्ट रिवर बॉटम्स नामी इलाके में तलाशी लेने के लिए पहुंचे। सॉल्ट रिवर बॉटम एक ऐसा इलाका है जहां पर लोग अपना कचरा फेंका करते थे, जहां पर चोरी हुई गाड़ियों के ढांचे छोड़ा करते थे। अक्सर लोग यहां पर ड्रग्स भी बेचा करते थे। इस इलाके में वो लोग जेसिका को ढूंढने के लिए गए। ये ग्रुप इस घने जंगल में जेसिका को ढूंढ रहा था। ये सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा थी कि ये ज्यादा देर जेसिका को ढूंढ नहीं पाए और इनमें से 2 लोगों की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ज्यादा देर उस जंगल में ढूंढ ना पाने के कारण वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह जेसिका का भाई जब अपने पालतू कुत्तों को खाना देने के लिए जाता है, तब वो चीखते हुए वापस अपने घर के अंदर घुसता है और वहाँ पर जेसिका के भाई क्रिस्टोफर का कहना ये था कि उसने वहाँ पर जेसिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। जेसिका वहाँ पर हेल्प मी बार बार चिल्ला रही है। माइक घर से बंदूक लेकर निकला और इत्तेफाक से स्टैनली वहां पर आ पहुंचा। ये दोनों भाई आसपास के इलाके में अब जेसिका को ढूंढने लग गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। मगर थोड़ी ही दूर उन्हें एक धुआं दिखाई दिया। जब उन्होंने थोड़ी सी पास जाकर देखा तब उनका पड़ोसी वहां पर कुछ चीजें जला रहा था। जब वो लोग थोड़ी सी और पास गए, अपने पड़ोसी के खेत में घुसे, तब उन्हें वहां पर 40 साल का डेविड बकी ब्रोक्स नजर आता है। माइक वहाँ पर बकी से पूछता है कि तुम हमें अपनी जमीन पर तलाशी लेने दे सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जब से जेसिका गायब हुई थी, मतलब कि उसका जब से किडनैपिंग हुई थी, शहर के हर एक रहने वाले लोग, उसके रिश्तेदार सभी इन जेसिका के माता पिता की तरफ थे। वो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि वो सभी उसके साथ है, जेसिका को ढूंढने की वो उनकी पूरी मदद करेंगे। उनके सभी फार्म, सभी प्रॉपर्टी, सारी जगह की वो तलाशी ले सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बकी से पूछा कि क्या हम तुम्हारी जगह की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन बकी ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि नहीं, तुम मेरी जगह की तलाशी नहीं ले सकते। यहाँ पर अब माइक और स्टैनली को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। माइक ने उसी टाइम पुलिस को कॉल किया। कुछ ही घंटों बाद FBI तलाशी का वारंट लेकर FBI वाले अपने K9 3 डॉग्स के साथ वहां पर पहुंची और उस जगह की तलाशी लेनी शुरू करी। उन K9 डॉग्स ने वहां पर एक मेटल बैरल ढूंढ निकाला जिसमें कुछ जले हुए कपड़े पड़े थे और वहीं के उस बॉक्स के गोदाम में FBI वालों को एक टेबल के ऊपर कुछ अखबार और कुछ कागज, साथ ही जेसिका की एक फोटो पड़ी हुई मिली। डिटेक्टिव्स ने वहां पर जेसिका को आवाजें लगाना शुरू कर दिया, क्या पता जेसिका यहीं कहीं हो, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो FBI ने अपने कुत्तों को कुछ कपड़े सुंघाए जो कि जेसिका ने पहने हुए थे। अब कुत्तों की तलाशी वहां पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहां पर कुत्तों को भी कुछ नहीं मिला। पुलिस को भी यहाँ पर बक्स के ऊपर पूरा शक हो चुका था, लेकिन पुलिस वालों के पास यहाँ पर कुछ पक्का सबूत नहीं था बक्स के खिलाफ। यहाँ पर पुलिस वाले अब शक की बुनियाद पर बक्स को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। अब दिन आया 27 सितंबर 1999 का। जेसिका की किडनैपिंग को 17 दिन यहाँ पर हो चुके थे। 27 सितंबर की ही सुबह जिस स्कूल में जेसिका जाया करती थी, वहाँ पर जो भी वो स्टडी कर रही थी या फिर जॉब भी वो साथ साथ कर रही थी, उस स्कूल का ड्राइवर कैरन हॉब्स ग्रीनवेल फोर्ड रोड से गुजरता है। तब उसकी नजर सॉल्ट रिवर बॉटम्स के जंगल पर पड़ती है। तब दूर से ही उसे एक नीला कपड़ा नजर आता है। कैरन का कहना यह था उसका यहाँ पर सिक्स सेंस काम कर रहा था। जब उसने ये ब्लू कलर का कपड़ा देखा, सच में उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। कैरन ने फौरन पुलिस वालों को कॉल किया। फोरेंसिक टीम और डिटेक्टिव्स जब यहाँ पर पहुंची और उन्होंने कहा कि जेसिका के घर से ये दूरी सिर्फ 7 मील की है। पुलिस वाले और डिटेक्टिव्स उस जंगल में तलाशी लेने के लिए गए। तब उन्हें वहां पर सच में आप यकीन नहीं मानोगे, इस हालत में एक लड़की की बॉडी मिली। अगर आप उसे देखते सच में आपके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते। उस लड़की को एक पेड़ से बांधा गया था और उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर इतने ज्यादा जख्म थे। उस लड़की ने एक ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से नीचे उतरी हुई थी और उसके पैर एक लाल रंग की रस्सी से बांधे हुए थे।
उस लड़की की लाश सच में खून से लथपथ हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर इतने ही ज्यादा चोटों के निशान थे कि उसकी बॉडी पूरे तरीके से देख पाना ही मुश्किल हो रहा था, जिस कारण इस लड़की की बॉडी गलने भी लग चुकी थी। पुलिस वालों के लिए इस विक्टिम की शिनाख्त करना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि उन्होंने कुछ ना सोचते हुए, जब उनसे इस बॉडी को देखा ही नहीं जा रहा था, तो उन्होंने इस बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। डिटेक्टिव्स यहाँ पर अब डिशॉन फैमिली के घर पहुंचे। डिशॉन फैमिली को डिटेक्टिव्स ने ये कहा कि उन्हें जंगल में एक लड़की की बॉडी मिली है और हमें ये लगता है कि ये बॉडी जेसिका की ही है। आप आकर एक बार इस बॉडी की तहकीकात करें और हमें बताएं कि ये जेसिका की बॉडी है भी कि नहीं। यहाँ पर जेसिका की माँ एडन की आंखें उस बॉडी को देखती हैं। उस लड़की की बॉडी को जब उन्होंने देखा तब उन्हें भी पहचान में नहीं आया कि ये उनकी लड़की है भी कि नहीं, लेकिन फिर उन्हें एक चीज उस बॉडी पर दिखाई दी, जो कि उसकी बॉडी पर एक तितली का टैटू बना हुआ था। अब उन्हें ये टैटू देखते ही समझ आ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि ये जेसिका डिशॉन ही है। एडना यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वालों को अभी भी यही लग रहा था कि ये शायद जेसिका की बॉडी नहीं है, जबकि इसकी माँ इस बॉडी को पहचान चुकी थी और पहचान कर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन पुलिस वालों को भी यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दिखाई, कुछ जेवर दिखाए जो कि उस लड़की की बॉडी पर थे। तो जेसिका की माँ ने एक हार जो कि उस बॉडी पर था और एक अंगूठी जो कि उस लड़की ने पहनी हुई थी वो पहचान ली। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये जेसिका ही है। पोस्टमार्टम के अनुसार सामने ये आया कि जेसिका की मौत तो 13 सितंबर को ही हो चुकी थी, यानी कि उसके किडनैप होने के 3 दिन बाद। 3 दिन तक जेसिका को बुरी तरीके से मारा गया था, तो उसे टॉर्चर किया गया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने ये कहा कि जेसिका का जबड़ा भी टूटा हुआ था और साथ में जेसिका का एक पैर और कुछ उंगलियां भी काटी गई थी। इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था। आग से जगह जगह पर उसकी बॉडी पर घाव बनाए गए थे। किडनैपर ने इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। साथ ही जेसिका की बॉडी पर एक अननोन डीएनए भी पाया गया। जब जेसिका की ऑटोप्सी की गई तब उन्हें पता चला कि जेसिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसके गले पर कुछ निशान भी थे। तो यहाँ पर यह साफ था कि जेसिका की मौत गला दबाकर की गई थी। अब दिन आता है 2 अक्टूबर 1999 का। 150 से भी अधिक उसके घर वाले, उसके पड़ोसी वहीं के पास ही के एक चर्च में जमा होते हैं जेसिका के फ्यूनरल के लिए। यहाँ पर इसके परिवार वाले, जेसिका के माता पिता, जेसिका के दोनों छोटे भाई, सच में इनकी रो रो कर इतनी ज्यादा हालत बुरी हो चुकी थी। यहाँ पर अब जेसिका को दफनाया भी जा चुका था, लेकिन इसके परिवार वालों के तो सच में इतनी बुरी हालत थी कि ये बीमार भी पड़ने लग गए और इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि हमारी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो इसका कातिल है वो अभी भी बाहर घूम रहा है। इस जगह के रहने वाले सभी लोग अब इतने ज्यादा चौकन्ने हो चुके थे कि अधिकतर लोगों ने अपने घर के बाहर जो लोहे की तारें होती हैं वो लगा दी चारों तरफ कि घर में कोई घुस ही ना सके। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने तारों में करंट छोड़ दिए थे। उन्होंने अपने घर को इतना ज्यादा सेफ कर लिया था, यहाँ तक कि जेसिका के माता पिता ने भी अपने घर के चारों तरफ लोहे की नुकीली तारें लगा दी थी, घर को पूरा कवर्ड कर लिया था। और जो जेसिका के छोटे भाई थे जो स्कूल जाया करते थे बस में, अब जेसिका की माँ एडना भी अपने दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को खुद ही गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाया करती थी और उन्हें खुद ही लेने जाया करती थी। यहाँ पर पड़ोसी अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे और जितने भी यहाँ के आदमी थे, जितने भी मर्द थे, उन सभी ने अपने हाथों में हथियार ले लिए थे कि हर कोई चाहता था कि जेसिका डिशॉन का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पर अब पुलिस पर बहुत ही ज्यादा दबाव बन चुका था उन लोगों का जो कि सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि उसके किडनैपर को, जो उसका मर्डर है, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। FBI ने यहाँ पर अब जो जेसिका का सस्पेक्ट 1 था यानी कि डेविड बकी ब्रोक्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया और लंबे टाइम तक बक्स के साथ पूछताछ की गई। उसे डराया धमकाया गया। पुलिस वालों को उसके खिलाफ बहुत से शक नजर आ रहे थे, कुछ सबूत थे जो कि पुलिस वालों को लग रहे थे लेकिन वो रियलिटी में सबूत नहीं भी थे। नंबर 1, बकी ने अपनी जमीन की तहकीकात करने के लिए जेसिका के पिता और उसके चाचा को मना क्यों कर दिया। नंबर 2,
रात के अंधेरे में बकी अपने खेत में कपड़े क्यों जला रहा था। नंबर 3, बकी की जगह से जेसिका की फोटो क्यों मिली, वहाँ पर जेसिका की फोटो कर क्या रही थी। बकी यहाँ पर पुलिस वालों के सारे जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सोचता रहता कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। जब बकी से यहाँ पर पूछताछ चल रही थी तब बकी यहाँ पर बार बार अपने जवाब बदलता जा रहा था। कभी वो कुछ कहता, कभी वो कुछ कहता। जैसे कि उसने कहा कि 10 सितंबर की सुबह उसने जेसिका को अपनी गाड़ी पोंटियाक में बैठते हुए देखा था, और कुछ मिनट बाद उसने कहा, और कुछ देर बाद, कुछ मिनटों ही बाद वो अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि मैं 10 तारीख की सुबह अपनी बीवी के साथ बिस्तर में था। जब उसकी बीवी से पूछताछ की गई कि तुम 10 तारीख की सुबह कहां पर थी, तब उसकी बीवी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तब बकी ने कहा कि मैं तो 10 तारीख को सुबह अपनी फैक्ट्री में गया हुआ था। यहाँ पर बक्स बार बार अपने बयान बदलता जा रहा था, इसीलिए डिटेक्टिव्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट करना शुरू किया, यानी कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने पर मजबूर हो गए। आपको मैं ये बता दूं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांसें और पसीना भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप आसानी से घबरा जाते हैं, जब उस मशीन के थ्रू आप नर्वस महसूस कर रहे होते हैं, तब ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, लेकिन ये टेस्ट फेल भी हो सकता है। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में इस केस में कोई भी अहमियत नहीं थी, क्योंकि इस टेस्ट का जो बयान होता है, जो इस टेस्ट में आता है, इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो जज के आगे तो करना बिल्कुल ही मना होता है। हम ये चीजें जज के सामने तो बयान कर ही नहीं सकते। पॉलीग्राफ टेस्ट का रियल मतलब तो यही होता है कि वो पूछताछ के दौरान जो सस्पेक्ट होता है वो उसे डरा धमका सकें, उससे सच्चाई उगलवा सकें। वो बस यही डरा धमका सकते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सच बोलने पर मजबूर होना ही होगा, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो ये मशीन बता देगी कि तुम यहाँ पर झूठ बोलते जा रहे हो। यहाँ पर ब्रोक्स का 6 बार पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया। हर बार वो बुरी तरह से फेल होता चला गया। अब दिन आया 18 जनवरी 2001 का। बकी को जेसिका के किडनैपिंग और मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। अगर अब आप ये बात सोच रहे हैं कि केस यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर जब फोरेंसिक टीम की डीएनए रिपोर्ट आई, तब उससे पता चला जेसिका की बॉडी पर जो अननोन डीएनए पाया गया था, वो डीएनए डेविड ब्रोक्स का तो था ही नहीं, वो अभी भी किसी और का था। लेकिन बकी यहाँ पर अभी भी 2 साल तक जेल में सड़ता रहा, और आखिरकार जनवरी 2003 में इसका केस शुरू हुआ। तब यहाँ पर बकी के वकील ने कहा कि भाई, जो जेसिका की बॉडी से डीएनए मिला था वो बकी ब्रोक्स के डीएनए से तो मैच ही नहीं कर रहा, फिर उसे क्यों 2 सालों तक जेल में रखा गया बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के। बकी बिल्कुल एक सीधा साधा आदमी है, उसके खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है, फिर आपने ये कैसे किया। फिर आखिरकार उस पुलिस वाले को, उस डिटेक्टिव को कटघरे में खड़ा किया गया जिसने जेसिका के केस को शुरू में हल्के में लिया था। जी हाँ, जब जेसिका के पिता ने फोन करके कहा था कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे नहीं मिल रही, वहाँ पर उसके घर में एक पुलिस वाला भी गया था। उसने इंटेरोगेशन टीम के इंचार्ज को कहा था जब उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। उसी पुलिस वाले को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। तब उससे पूछा गया कि आप लोग सभी बकी ब्रोक्स के हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हैं, आपकी क्या दुश्मनी है बकी ब्रोक्स से। यहाँ पर वो आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि बकी ने पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर दिया था। बस शेरिफ का ये कहना था। जो यहाँ पर बकी का वकील था वो यहाँ पर मुस्कुराने लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिना सबूत के पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट में किसी काम के नहीं होते। जो वहां पर जज बैठा था ऊपर जब ये केस चल रहा था, थॉमस वॉलर, उसने बकी के खिलाफ केस डिसमिस कर दिया, केस को मिसट्रायल करार दिया। अब दिन आया 28 फरवरी 2003 का। बकी को जेल से आजाद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो जेसिका के माता पिता थे वो इस चीज से सहमत नहीं थे। उनका गुस्सा पार हो चुका था। वो अब एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगे। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। उनकी लड़की के सदमे ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी। उन पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका यहाँ पर घर तबाह हो चुका था और यहाँ तक कि इन दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका था।
अब यहाँ पर जो जेसिका के दोनों भाई थे वो उन दोनों भाइयों को एडना अपने साथ उसी शहर के दूसरे कोने में जाकर रहने लगी। यहाँ पर माइक पुराने घर में अकेला रह गया था और दूसरी साइड डेविड बकी ब्रॉक्स जेल से रिहा हो चुका था। लेकिन शहर वालों ने किसी अछूत की तरह बर्ताव किया। जी हाँ, यहाँ पर बकी ब्रॉक्स के साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था, उससे सभी गुस्से की नजरों से देख रहे थे। उसे ना तो कोई नौकरी मिली, ना ही कोई किराए का घर मिला। जहाँ पर भी वो जाता उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता, क्योंकि हर कोई यही समझता था कि वही कातिल है, उसी ने जेसिका का किडनैप किया था और उसी ने जेसिका का मर्डर भी किया। अब यहाँ पर बकी अपनी बीवी और अपने 5 बच्चों के साथ अपने माता पिता की कमाई पर पल रहा था। यहाँ पर सालों के बाद साल गुजरने लगे। डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर देते हैं और जेसिका डिशॉन का केस एक कोल्ड केस बन जाता है। खुशकिस्मती से एक इंसान 2010 में बाहर निकल कर आया। इसका नाम था डेप्यूटी डेविड ग्रीनवेल। जी हाँ, ये वही आदमी था जो शुरू में डिशॉन फैमिली के घर पहुंचा था। उसने गाड़ी को चेक किया, उनके घर को चेक किया, जो भी जूता, पर्स, फोन जो भी मिला था, ये वही आदमी था जिसने बिना ग्लव्स पहने ही इस केस को हल्के में लिया और उन सभी सबूतों को अपने हाथों से उठाया था। जी हाँ, ये वही आदमी था। यहाँ पर अब 2013 आ चुका था और डेप्यूटी डेविड ने जेसिका का केस एक बार फिर रीओपन करवाया। केस खुलवाते ही 2 एक्सपर्ट कोल्ड केस डिटेक्टिव्स को पास ही के लुईविल्स मेट्रो डिपार्टमेंट से बुलाया जाता है और यहाँ पर तहकीकात इस केस की एक बार फिर से शुरू की जाती है। इन दोनों का नाम था डिटेक्टिव लेन हंट और डिटेक्टिव गैरी। इन दोनों के पास एक मुश्किल चैलेंज था। जेसिका डिशॉन के कत्ल को 14 साल अब यहाँ पर गुजर चुके थे। इस क्राइम सीन का एकदम नक्शा ही बदल चुका था। जो केस फाइल्स थी उसमें से कुछ चीजें गायब थी। उस टाइम पर फाइल्स का ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। जो पुराने लोग थे जो कि 14 साल पहले इस केस को संभाल रहे थे, उन्होंने पूरे तरीके से तो इस केस की तहकीकात की ही नहीं थी। फाइल्स अधूरी थी, डॉक्यूमेंट्स भी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे थे जो पूरे होने ही वाले थे, उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया था। किसी डिटेक्टिव ने तो इस केस के जो नोट्स थे जो कि एक पेज पर लिखने चाहिए थे और फाइल में डाल देने चाहिए थे, उसने एक चाय से भरे नैपकिन में इस केस के वर्ड्स को लिखा था और उसी पर ही छोड़ दिया था। जेसिका का जो फोन था, जो जूता था और जो पर्स था जो कि इसकी गाड़ी में से मिला था, वो एविडेंस तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ये दोनों डिटेक्टिव्स अब डिशॉन के उसी पुराने घर में गए। तब वहां पर उन्होंने देखा कि जो जेसिका के पिता थे यानी कि माइक, वो अभी भी उसी घर में रह रहा था। और तो और माइक ने जेसिका का कमरा जैसा था वैसा ही छोड़ दिया था। उन डिटेक्टिव्स ने उन आधी अधूरी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया और उनमें उनको ये पता चला कि जो बकी ब्रोक्स था उसका IQ टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उसने 61 का यानी कि 61 का स्कोर हासिल किया था। ये जो 61 का यानी कि 61 का ये जो लेवल है, ये असल में 6 से 7 साल के बच्चे का IQ स्कोर होता है। तो इसमें कोई भी ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसने 6 के 6 पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर दिया था। पूछताछ के दौरान उसके अंदर जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं थी कि वो इन सवालों के जवाब क्या दे। वो सोच नहीं पाता था कि जब भी उसे हम इन सवालों के बजाय कुछ और भी पूछ लें तो उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो उन सवालों का जवाब दे पाए। इसके अलावा इन डिटेक्टिव्स को इस केस का कुछ भी और सबूत नहीं मिला, कुछ नई चीज नहीं मिली। अब यहाँ पर एक बार फिर से यही लग रहा था कि ये जेसिका डिशॉन का केस एक कोल्ड केस बनने वाला था कि अचानक सितंबर 2013 को एक केंटकी स्टेट का कैदी जो उन डिटेक्टिव्स के साथ बातचीत करता है, अभी तक इस कैदी का नाम पब्लिकली नहीं किया गया है, वो डिटेक्टिव्स को बताता है वो जेसिका डिशॉन के कातिल को जानता है। 30 सितंबर 2013 के दिन एक डिटेक्टिव प्रिजनर एक्स के पास मिलने के लिए जाती है। जो प्रिजनर एक्स था वो एक बच्चे का रेप करने के कारण उसी जेल में सजा काट रहा था। उसने कहा कि उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई इसी जेल में जिसने उसने अपना राज बताया था। उसने कहा था कि मैं ही जेसिका डिशॉन का कातिल हूँ। उस मर्डरर ने ये बताया कि उसने जेसिका के साथ 3 दिन तक सेक्सुअली असॉल्ट किया था, उसकी उंगलियां काटी थी ताकि पुलिस वालों को ये सारा शक ड्रग डीलर्स गैंग के पास जाए।
प्रिजनर एक्स ने उस मर्डरर से पूछा कि उसने जेसिका डिशॉन को मारा क्यों। तब उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सच में सबका दिल दहलने वाला था। यहाँ पर जब उसके माता पिता को भी ये बात पता चली, वो भी ये चीज सुनकर दहल चुके थे कि उसके कातिल ने ये कहा कि जो जेसिका डिशॉन थी उसका वो बचपन से ही उसके साथ वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। और जब जेसिका उसी के स्कूल के एक लड़के के साथ डेट करने लगी तब उसका गुस्सा बाहर आने लगा, उसे जलन होने लगी। डिटेक्टिव लिन प्रिजनर उसका नाम पूछती हैं। नाम सुनकर सच में आप लोग दंग रह जाएंगे। इस आदमी का नाम था स्टैनली डिशॉन। जी हाँ, आपने ये नाम इसी वीडियो में सुना है। ये कोई और नहीं बल्कि जेसिका का सगा चाचा ही था, जो कि जेसिका के साथ बचपन से ही सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था और इसी ने जेसिका को टॉर्चर किया, उसकी उंगलियां काटी, उसका पैर तोड़ा और उसको आग के साथ उसकी बॉडी पर घाव बनाए और उसे मार डाला। स्टैनली डिशॉन जेसिका का चाचा 2004 से ही जेल में बंद था। 10 साल की वो सजा काट रहा था। वो अपने ही खानदान के 4 बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए जेल में बंद था। 2 उसकी खुद की बेटियां 8 और 10 साल की, एक उसकी भांजी और एक उसका भांजा। जी हाँ, इन चारों के साथ उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया था और इसी कारण वो 10 साल से जेल में बंद था। आखिरकार जब जेसिका डिशॉन का दोबारा ये कोल्ड केस ओपन किया गया, सच में उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जेसिका के मर्डर तक पहुंच चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि जेसिका का मर्डर किसने किया था। अब यहाँ पर जो जेसिका का चाचा था स्टैनली डिशॉन, ये पहले से ही जेल में बंद था। अब यहाँ पर केस दोबारा स्टार्ट किया गया और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, पहले तो जज ने इसे उम्र कैद के लिए सजा सुना दी। तब लोगों का पारा हाई हो चुका था। जी हाँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी डिटेक्टिव्स भी अब यहाँ पर आग बबूला हो चुके थे। उसके जो पड़ोसी थे, उसके जो माता पिता थे, वो भी अपनी आवाजें अब उठाने लगे थे। उन्होंने मांग यही की यहाँ पे जेसिका के मर्डरर को सीधा लटका ही दिया जाए, लेकिन जज ने ऐसा कुछ नहीं किया और जेसिका के कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आज भी लोग यही कहते हैं कि उसे फांसी अभी भी दे देनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर और क्या हो सकता था? जज को यहाँ पर फांसी देनी चाहिए थी या नहीं? और जो बंदा जो वॉल्टर निकलकर सामने आया, जिसने पहले इस केस को हल्के में लिया था, 10 साल बाद 12 साल बाद वही बंदा वापस आया। उसने 2 डिटेक्टिव्स को कन्विंस किया ये कोल्ड केस को रीओपन करने के लिए और ये केस सॉल्व हो भी गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपने पहले कभी ये कहीं स्टोरी सुनी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक लड़की जो टीवी एंकर थी, गाने गाया करती थी, एक्टिंग में भी वो जा रही थी। फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, फिर उसे भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। जब वो धीरे धीरे बातों को समझने लगी, चीजों को समझने लगी और जिसके नजदीक वो जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इरादे तो कुछ और ही करने के थे, तो इसीलिए वो उस लड़के से हटकर वापस अपने बॉयफ्रेंड को मनाने लगी, लेकिन वो भी अब इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि इस लड़की के साथ कुछ इतना बुरा हो गया कि लोग भी सोच सोच कर परेशान हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार कौन थी ये टीवी एंकर और वो लड़के कौन थे, सब कुछ जानेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में। जिस क्राइम स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी मुंबई से निकल कर आई है। माया नगरी के मलाड में 24 साल की मशहूर टीवी एंकर एक्ट्रेस अर्पिता तिवारी मीरा रोड पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फ्लैट में रह रही थी। वो काफी बहुत ही दिल खुश वाली लड़की थी। वो बहुत ही बिंदास थी। वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसके काम में किसी की टांग अड़ाना या फिर वो किसी और के काम में खुद की सलाह देना, इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो खुले आसमान में आजाद पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिश किया करती थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी की 3 बेटियों में से ये अर्पिता तिवारी सबसे छोटी थी और बिग बॉस सीजन 4 की विनर और भोजपुरी मूवीज में एक्टिंग करने वाली श्वेता तिवारी इसकी सबसे बड़ी बहन थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी अपनी पत्नी निर्मला और छोटी बेटी विनीता के साथ मुंबई के
सरस्वती अपार्टमेंट में रह रहे थे। हाई सोसाइटी और हाई फाई लाइफस्टाइल जीने वाली ये अर्पिता 2017 में सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास अपने पिता त्रिवेणीनाथ तिवारी को कॉल करके ये बताती है कि वो एक इवेंट के लिए एसए टावर जा रही है। वहाँ पर बहुत जरूरी काम है, काम को निपटा कर वो शाम तक वापस लौट आएगी। वैसे भी अर्पिता जब भी घर से कहीं बाहर जाया करती थी तो वो पिता को हमेशा बताया करती थी। उस दिन भी उसने घर से निकलते टाइम पर उसने अपने पिता को कॉल करके बताया था। देर रात 11 बजे तक जब अर्पिता का कॉल नहीं आया तो त्रिवेणीनाथ थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने अपनी बेटी अर्पिता को कॉल किया और अर्पिता घर लौट कर आ चुकी थी और उसने अपने पिता को यह बताया कि वो घर आ चुकी है और उसने डिनर भी कर लिया है, अब वो सोने के लिए जा रही है। बेटी का हालचाल मिल जाने के बाद त्रिवेणीनाथ को थोड़ी सी तसल्ली हो चुकी थी तो वो भी अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए चले गए। अगले दिन यानी कि 10 दिसंबर 2017 की सुबह करीब 9 बजे उनकी जो तीसरी बेटी थी विनीता, उसकी कॉल आई। वो विनीता उस टाइम पर अपने ऑफिस पे थी। उसने जब अपने फोन के डिस्प्ले पर एक नंबर देखा तब उसे ये पता चला कि ये नंबर उसकी छोटी बहन अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज यादव की है। विनीता ने जब उस कॉल को रिसीव किया तब उसने उससे पूछा कि क्या अर्पिता घर पर है। ये सुनकर विनीता चौंक चुकी थी। उसे बहुत अटपटा लगा कि वो ये बात क्यों पूछ रहा है। उसने कहा कि वो घर पर है या नहीं मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं पापा से पूछकर बताती हूँ कि वो घर पर है या नहीं। तो आधे घंटे बाद पंकज का वापस विनीता के पास कॉल गया और विनीता ने कॉल उठाकर सीधा यही बोला, सॉरी पंकज, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी, मैं अपने पापा से बात नहीं कर पाई, तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं अभी अपने पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पंकज बोला कि अब रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। विनीता ने कहा कि क्या मतलब, तुम्हें अर्पिता की क्या खबर मिल चुकी है? तो पंकज एकदम मायूस होकर बोला कि हाँ मुझे पता चल चुका है। विनीता ने फिर कहा कि आज तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, ऐसा क्या हुआ है, साफ साफ क्लियर शब्दों में बताओ। तो पंकज ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, जब तुम सुनोगी तो तुम भी चक्कर खा जाओगी। तो पंकज ने सीधा सीधा ये बताया कि एक बुरी खबर है। विनीता एकदम घबरा गई कि ऐसे कैसे बुरी खबर है, जल्दी बताओ, ये बिल्कुल भी मजाक का समय नहीं है। तो पंकज उसी टाइम पर बोला, अर्पिता अब इस दुनिया में नहीं रही। विनीता फिर चिल्लाकर बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बकवास क्या कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुमने सुबह सुबह पी तो नहीं ली? पंकज ने कहा कि मैं कोई नशे में नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, ये सच है। विनीता, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अब अर्पिता इस दुनिया में नहीं है। विनीता ने कहा कि ये सब कब और कैसे हुआ, और इसके बाद पंकज यादव पूरी कहानी बताता हुआ चला गया। बहन की मौत की सूचना पाकर विनीता का एकदम माथा ठनक चुका था, उसके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी सोच समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ क्या करना चाहिए। जब थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला तो उसने तुरंत अपने पिता को कॉल करने की बजाय उसने अपनी बड़ी बहन श्वेता तिवारी को कॉल किया। उसने श्वेता को पूरी बात डिटेल में बताई और विनीता ने अपने पिता को अपनी बहन की मौत की खबर इसलिए नहीं दी क्योंकि वो पहले ही एक ऑपरेशन करवाकर हॉस्पिटल से घर लौटे थे। श्वेता ने जब अपनी बहन की मौत की खबर सुनी तब वो भी एकदम सन्न रह चुकी थी। विनीता श्वेता से मौके पर पहुंचने की बात कहते हुए ऑफिस से मडार स्थित मानव स्थल के लिए रवाना हो चुकी थी। तब तक अर्पिता की मौत की सूचना मारवाड़ी पुलिस स्टेशन को मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दीपक तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। अर्पिता की डेड बॉडी उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। अर्पिता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो ग्लैमर की दुनिया का एक बेहतरीन नगीना था। वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। जिंदगी की सपनों को हकीकत में लाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। तब वो कहीं जाकर टीवी एंकर, गायिका और हीरोइन बनी थी। उसकी मौत की खबर पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी थी। अर्पिता की मौत की सूचना मिलते ही बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेस ये मौके पर पहुंच चुके थे। विनीता के अलावा श्वेता भी अपने पति अभिनव कोहली के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले अपने काम में जुटे हुए थे। डेड बॉडी की हालत देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अर्पिता के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और उसे शायद ऊपर से नीचे गिर दिया होगा। बट यहाँ पर शव नीचे आने की बजाय ये अर्पिता की डेड बॉडी एसी डक के ऊपर आकर गिर चुका होगा। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ अनुमान लगाया कि इस क्राइम सीन को अंजाम देने में एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पुलिस वालों ने पेपर वर्क किया और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्वेता और विनीता दोनों बहनों ने ये साफ साफ कहा कि वो एक जिंदा दिल इंसान थी। वो अपने सपनों के साथ जिया करती थी। सपनों को हासिल करने के लिए वो जी तोड़ संघर्ष किया करती थी। उसका मर्डर हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अर्पिता का जो लवर है पंकज यादव,
जादव, उसका इसकी हत्या में हाथ जरूर है। अर्पिता की मौत की खबर दोनों बहनें अपने पिता से भला कब तक छिपा कर रख सकती थी। ये बात आखिरकार उसके पिता को पता लगनी ही थी, तो उन्होंने अब खुद ही अपने पिता को ये सारी बात बता दी। त्रिवेणी नाथ ने जैसे ही इस खबर को सुना, वो एकदम बेड पर जा गिरे। निर्मला देवी भी एकदम बेसुध होकर बैठ चुकी थी। त्रिवेणी नाथ के समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब देर रात 11 बजे अर्पिता से उनकी बात हुई थी, तब उस टाइम पर उसने खुद को अपने फ्लैट पर ही होने की बात कही थी। फिर ये कब और कैसे मानवावस्था बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। जब त्रिवेणी नाथ ने ये सच्चाई अपनी दोनों बेटियों को बताई, तब वो भी एकदम शॉक्ड रह चुकी थी। वाकई में ये केस बहुत पेचीदा और रहस्यमय बन चुका था। जिस मंजिल पर अर्पिता की डेड बॉडी मिली थी, उस मंजिल पर ही पंकज जाधव का फ्लैट था। इन दिनों अर्पिता और पंकज के प्रेम संबंधों को लेकर अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अर्पिता पंकज से शादी करना चाहती थी, जबकि पंकज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पिछले 8 सालों तक दोनों के बीच में चले आ रहे अफेयर को लेकर इस अफेयर को टूटने के कगार पर ये पहुंच चुके थे। श्वेता तिवारी ने यह आरोप लगाया कि पंकज और अर्पिता के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और ये जल्द ही दोनों अलग होना चाहते थे। अर्पिता की मौत किसी घटना का परिणाम नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग करके किया गया एक मर्डर का मामला है। उसने ये मांग की कि ये केस मर्डर के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहने से बचने की कोशिश करते रहे। 12 दिसंबर को जब अर्पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिली, रिपोर्ट ने उसकी मौत को और रहस्यमय बना दिया था। एक और जहां परिवार वाले सेक्सुअली असॉल्ट और मर्डर का आरोप लगा रहे थे, वहीं अर्पिता की मौत के मामले में ये आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी भी तरह की कोई सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया, लेकिन मौत की वजह मल्टीपल इंजरीज बताई गई थी। अर्पिता के सर और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान थे और उसके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई। पुलिस वालों ने क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वहां जो बिल्डिंग का एक चौकीदार है, उससे भी पूछताछ की गई। चौकीदार ने उन्हें एक चौंका देने वाली बात बताई। उसने ये कहा कि 9 दिसंबर की रात को 11:30 बजे के आसपास अर्पिता अपने लवर पंकज जाधव के साथ उसके फ्लैट पर गई थी। दोनों बहुत खुश थे। कमरे में जाते ही दोनों लड़ने झगड़ने लगे, दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। उसके बाद उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि अर्पिता को मौत के मुंह में जाना पड़ा। पुलिस वालों की जांच पड़ताल में यह पता चला कि उसी रात पंकज जाधव का दोस्त अमित हाजरा, जो कि मानवस्था बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर रहा करता था, उसने अपने फ्लैट में एक पार्टी रखी हुई थी। उस पार्टी में अर्पिता तिवारी, पंकज जाधव के अलावा अमित का पेन गेस्ट मनीष और उसका साथी श्रवण सिंह और एक और शख्स मौजूद था। जब सुबह आंख खुली तब अर्पिता वहां पर मौजूद नहीं थी। उसकी तलाश करने पर उसकी डेड बॉडी दूसरी मंजिल के एसी डक पर झूलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वालों ने जब उस कमरे की तलाशी ली, तब उस कमरे में कई सारी महंगी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि अर्पिता की मौत बाथरूम की खिड़की से गिरने से हुई थी। जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तब वो अंदर से बंद था। पुलिस वाले वॉशरूम का दरवाजा खोलकर जैसे जैसे उस वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर गए, तो अंदर खिड़की के कांच के टुकड़े नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। जहां पुलिस वाले अर्पिता तिवारी की मौत को एक हादसा, एक एक्सीडेंट मानकर चल रहे थे, वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका नजरिया बिल्कुल बदल गया था। रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज यानी कि शरीर पर लगी जगह जगह पर चोटें किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी, यानी कि अर्पिता की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था। त्रिवेणी नाथ तिवारी के कहने पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के कहने पर 5 आरोपियों अमित हाजरा, मनीष जायसवाल, पंकज जाधव और कृष्णा के खिलाफ और एक शख्स जो और था, इन सब के खिलाफ 201 के तहत ये केस दर्ज कर दिया गया। जैसे तैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे अर्पिता की मौत का राज भी एकदम गहराता चला गया। पुलिस वालों ने इन 5 आरोपियों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और इनसे पूछताछ की गई। अर्पिता तिवारी की रहस्यमयी मौत को तकरीबन 1 महीना हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अर्पिता की मौत को लेकर पुलिस वालों के हाथ एकदम खाली थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने उन 5 आरोपियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया और उनसे अलग बिठाकर भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस वाले जो उनके बयान थे उनको मिलाना, ये करना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों ने इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, तब जो बात सामने निकल कर आई वो बात सच में चौंका देने वाली थी। 24 साल की अर्पिता त्रिवेणी नाथ तिवारी की 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी और चुलबुली थी। त्रिवेणी नाथ तिवारी वैसे तो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले थे। थोड़े टाइम पहले वो मुंबई में आकर बस चुके थे।
बड़ी बेटी श्वेता तिवारी ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो उनकी किस्मत के सितारे चमक उठे थे। एंकरिंग से कैरियर शुरू करने वाली श्वेता तिवारी ने कई नाटकों में छोटे मोटे रोल्स किए, कई नाटक में रोल्स किए और छोटे मोटे रोल्स किए। ऐसे ही करते करते उन्होंने भोजपुरी फिल्म्स में भी रोल किए और ऐसे ही उन्हें सफलता हाथ लग चुकी थी। बड़ी बहन की कामयाबी देखकर बचपन से ही अर्पिता के मन में फिल्मी दुनिया में जाने का शौक पनप रहा था। वो भी पर्दे पर खुद को देखने के सपने देखा करती थी। तब वो छोटी थी और जमशेदपुर के हिलटॉन स्कूल में स्टडी कर रही थी। स्टडी पूरी कर लेने के बाद वो मुंबई में अपने पिता के पास आकर रहने लगी, जिसके बाद उसने इवेंट मैनेजर का कोर्स किया और उसने एक्टिंग भी सीखी। इसी दौरान उसे टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिल चुका था। यहीं से उसके कैरियर की शुरुआत हुई। कैरियर के पहले धीरे धीरे अर्पिता आगे बढ़ती गई। उसने एंकरिंग से मॉडलिंग से फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमा लिए थे और ऐसे ही धीरे धीरे सफलता उसके कदम चूम रही थी। अपनी मेहनत से उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। बात तब की है जब अर्पिता 16-17 साल की थी। तब उसकी लाइफ में पंकज यादव ने कदम रखा था। अर्पिता ने उसे अपने दिल में बसा लिया। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पंकज यादव उसके पड़ोस में ही रहा करता था। वो दिखने में भी ठीक ठाक था, अच्छा था। और श्वेता तिवारी ने यह बताया कि अर्पिता एक कामयाब लड़की थी। वो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुकी थी, जबकि पंकज यादव एकदम बेरोजगार था। वो अपनी कमाई से पंकज को जेब खर्ची दिया करती थी। धीरे धीरे अर्पिता के माँ बाप और बहनों को उसके लव के बारे में पता चल चुका था, उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और आधुनिक ख्यालों के त्रिवेणीनाथ तिवारी ने अपनी बेटी को खुद का फैसला लेने के लिए उसी के ऊपर ही छोड़ दिया था। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। बाद के दिनों में अर्पिता ने मीरा रोड पर एक फ्लैट ले लिया। पंकज यादव ने भी मानव स्थल बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया था। दोनों अपने परिवार वालों से अलग अपने अपने फ्लैट में रहा करते थे। अर्पिता के इस फैसले से ना तो त्रिवेणीनाथ तिवारी को आपत्ति थी, ना ही किसी और को, बल्कि घर वाले उसके इस फैसले से खुश थे। धीरे धीरे अर्पिता और पंकज यादव के रिलेशनशिप को 8 साल बीत चुके थे। पंकज यादव जहां 8 साल पहले खड़ा था, आज भी वो वहीं पर ही खड़ा था। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था। ना वो काम धंधा कर रहा था, वो अर्पिता की कमाई पर ऐश कर रहा था। अर्पिता पंकज पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इन्हीं बातों को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। रोज रोज के झगड़े से अब अर्पिता बहुत उब चुकी थी। उसने पंकज से अपने रिलेशनशिप को तोड़ने का फैसला कर लिया। इस बीच इन दोनों के बीच में एक नई स्टोरी ने जन्म ले लिया। इस स्टोरी में अर्पिता को चाहने वाला एक और लवर आ चुका था, जो अर्पिता को पंकज यादव से कई ज्यादा प्यार किया करता था। वो कोई और नहीं, पंकज यादव का दोस्त अमित हाजरा था। जिस बिल्डिंग में पंकज यादव रहा करता था, उसी की 12वीं मंजिल पर अमित भी रहा करता था। पंकज के ही थ्रू अर्पिता का मिलना अमित हाजरा से हुआ था। बाद में अमित की दोस्ती अर्पिता से बहुत जल्दी हो चुकी थी। अर्पिता और पंकज यादव के रिश्ते टूटने और अलग अलग हो जाने के बाद अमित की अर्पिता के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां हो चुकी थी। उसने अर्पिता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अर्पिता अब धीरे धीरे अमित की मंशा को समझ चुकी थी। वो उसकी ओर ध्यान देने की बजाय अब वो पंकज से अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करने लगी। लेकिन पंकज यहाँ अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्राइम से सिर्फ 4 दिन पहले अर्पिता और अमित के बीच में फेसबुक पर एक लंबी बातचीत हुई थी। अमित अर्पिता से फिजिकली होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, जिसमें अमित ने अर्पिता को देख लेने की धमकी दे डाली। लेकिन अर्पिता ने ये बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उसने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पार्टी थी, उस पार्टी में रहे मौजूद अमित के नौकर ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उसने उस रात अमित को अर्पिता के कपड़े खोलते हुए देखा था। उसने ये कहा 10 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अमित अर्पिता के बेहद करीब सो रहा था, जबकि जब वो सोने गए थे तो तीनों अलग अलग सो रहे थे। नौकर के मुताबिक उसने उस दिन औरों के मुकाबले बहुत कम शराब पी थी, इसीलिए उसकी आंखें सुबह जल्दी खुल चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा अर्पिता के बिल्कुल पास में सोया हुआ अमित उसके कपड़े हटा रहा है। नौकर को जगह देखकर वो एकदम आंखें बंद करके वापस लेट गया। नौकर को लगा कि ये शायद अर्पिता की मर्जी के साथ हो रहा है, तो वो इसीलिए चुपचाप वहां से चला गया। नौकर के बयान ने पुलिस वालों को एकदम उलझा कर रख दिया था। हालांकि जिस हालत में अर्पिता की डेड बॉडी बरामद हुई थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह ये सब किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबका शक तोड़ कर रख दिया था। ऐसा सच में कुछ भी नहीं था। अर्पिता के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। और ये जो अर्पिता तिवारी की मौत
मौत की गुत्थी थी ये एकदम उलझ कर रह चुकी थी। पुलिस वाले अब भी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए थे। पुलिस वालों ने अर्पिता की मौत को मर्डर माना है और उसके चारों दोस्तों में से एक दोस्त को अमित हाजरा को 15 जनवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन को बड़ा हो जाने के बाद पुलिस वालों ने अभी तक भी ये पूरी सच्चाई नहीं बताई कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। पुलिस वालों के मुताबिक अमित हाजरा ने अलग अलग अपने बयान दिए, बार बार वो बयान बदल रहा था और पुलिस वालों ने यह बताया कि उसका जब पोलियोग्राफी, उसका लाइव टेस्ट हुआ था, बहुत अंतर पाया गया था। पुलिस वालों को यह शक है कि अमित हाजरा इस हत्याकांड में पुलिस वालों को गुमराह कर रहा है। बस इसी आधार पर अमित हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वालों ने पंकज यादव को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी थी, वो भी अभी शक के दायरे में था। सबूत मिलने पर पंकज यादव की भी अरेस्टिंग होगी और पुलिस वालों का यह कहना है कि अमित हाजरा के कहने पर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मर्डर में शामिल होने की पुष्टि होती है। अमित हाजरा का वकील भी 8 फरवरी 2018 को कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल करता है, जो कि कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। अभी तक भी अमित हाजरा जेल में बंद है। बाकी के आरोपियों की अभी जांच पड़ताल चल रही थी। पुलिस वाले अभी भी ये ढूंढने में लगे हुए थे कि अर्पिता तिवारी के इस हत्याकांड में आखिरकार इनकी भूमिका कहां पर है। अभी तक पुलिस वाले इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाए। तो ये है अर्पिता तिवारी की स्टोरी, जो अभी तक भी अनसुलझी है। अभी भी इस पर केस चल रहा है। कोई पुख्ता सबूत पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं कि मिल चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये अमित हाजरा जिसको अरेस्ट किया हुआ है ये बार बार अपने बयान बदल रहा है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। जैसे भी होगा आप लोगों को कमेंट में पिन करके बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी अर्पिता तिवारी मर्डर केस के बारे में। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने पहले कभी इस स्टोरी को सुना है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कासिफ जैक 99 को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।